हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मौसम भी चल रहा है बारिश का, बारिश हो भी रही है। तो हम बात करेंगे कि बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों गिरती है, और जो कभी कभी आप लोग सुनते हैं कि ये बादल फट गया, वहाँ पर बहुत सी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई, वहाँ पर बादल फट गए। तो ये बादल फटना क्या होता है, क्योंकि आप सभी लोग आए दिन जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम आप लोग सुनते भी होंगे कि बहुत मूसलाधार बारिश हुई या वहाँ पर बादल फट गया जिससे भूस्खलन की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो ये बादल फटना होता क्या है, और कई जगह पर आप ये भी सुनते होंगे कि वहाँ पर बिजली गिरी जिससे इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ या इतनी ज़्यादा क्षति हुई। तो ये सब आप लोग दैनिक जीवन में सुनते ही होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि बारिश कैसे होती है, बिजली क्यों गिरती है और बादल फटना क्या होता है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। आपको बहुत सारी हैं नई चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत सारा ज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कभी। तो उसके बारे में आपको नई जानकारी मिलने वाली है। तो सारी जानकारी जो भी है इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करें कि आपने धूप और बारिश, कभी कभी ऐसा होता है कि धूप भी खिली रहती है और बारिश भी होती रहती है। तो आपने धूप और बारिश एक साथ होते हुए देखा होगा। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि कभी ऐसा सोचा होगा कि हाँ धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सोचिए कभी। या कभी ये सोचे कि बिजली चमकने के बाद ही बादलों की गरज की क्यों सुनाई देती है। यानी कि ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो पहले हमको चमक दिखाई पड़ती है बिजली की, उसकी थोड़ी देर बाद हमको आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि पहले हमको वो चमक दिखाई पड़ती है, लपक से उसकी चमक होती है, फिर जाकर के उसके गड़गड़ाने की, उसके गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल ही क्यों होती हैं। ऐसा तो क्यों होता है कि वो गोल ही क्यों होती हैं, चौकोर क्यों नहीं होती, त्रिकोण क्यों नहीं होती, ट्रायंगल आकार की क्यों नहीं होती, केवल एक गोल आकार ही उनका क्यों होता है, ऐसा भी सोचते होंगे आप। तो कभी छोटे इलाकों में कहीं बारिश हो रही होती है और कहीं नहीं, ऐसा क्यों होता है। यानी कभी कभी इस टाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि आप थोड़ी दूर पहले पहुंचे तो वहां पर बारिश हो रही है, और मात्र उससे 500 मीटर आप आगे बढ़े तो वहां पर बारिश नहीं हो रही, फिर थोड़ा आप आगे बढ़े तो वहां पर बारिश हो रही है, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो ऐसी भी कई सारी जो सिचुएशन होती है वैसे भी बारिश होती है। तो इस सब के बारे में आप जरूर सोचते होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने इन सभी बातों के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश कैसे होती है और जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह कहां से आती हैं। तो बात करें तो मानसून के दिनों में हवाएं बारिश क्यों साथ लाती हैं। यानी कि मानसून जब होता है तो साथ में हवाएं भी आती हैं, और वो जो हवाएं आती हैं वही हमारा मानसून लेकर के आती हैं और वही बारिश कराती हैं। अगर बात करें तो पृथ्वी पर ज़्यादातर जो गर्मी है वह सूर्य से आती है। ठीक, अगर पृथ्वी क्योंकि जो सूर्य है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है हमारे यहाँ पृथ्वी पर, और जो गर्मी हमको प्रदान करता है वो सूर्य ही हमको गर्मी प्रदान करता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर ज़्यादातर जो गर्मी हमको मिलती है वो सूर्य से आती है। लेकिन सूर्य की जो किरणें होती हैं वह सभी जगह एक समान नहीं बल्कि अलग अलग पड़ती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी जब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है तो अगर वह कर्क रेखा पर जाता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा के लंबवत होती हैं। अगर मकर रेखा पर जाता है तो उसी हिसाब से वहाँ पर लंबवत होती हैं। अगर भूमध्य रेखा पर जाता है तो वो भूमध्य रेखा पर उसकी जो किरणें होती हैं वो लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से जो सूर्य होता है वो उसकी जो किरणें होती हैं वो सभी जगह एक समान नहीं पड़ती। जिस भी पृथ्वी के जिस भी पार्ट के समय सूर्य उसके सामने होता है वहां पर किरणें सीधी पड़ेंगी, उसके जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो इस प्रकार से जहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं वहां पर गर्मी अधिक होती है, और जहां पर नहीं पहुंच पाती है वहां पर गर्मी नहीं होती है। अगर हम बात करें कि समुद्र के पानी की तुलना में सूर्य की किरणों से जो धरती होती है वह जल्दी गर्म हो जाती है। यानी कि समुद्र के जो पानी है और उसकी तुलना में जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे जो धरती होती है वह जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा धरती और समुद्र की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि धरती जल्दी गर्म होती है और जो समुद्र होता है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, धरती और समुद्र की जो एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसकी जो एक अपने हिसाब से
जो संरचना होती है उसी के कारण ऐसा होता है। इसे फिजिक्स में, यानी कि अगर फिजिक्स में देखा जाए तो इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इसी को ही कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जून के महीने में जो सूर्य की किरणें होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं। मान लीजिए कि ये जो आपकी यह पृथ्वी है यहाँ पर, तो इसको अगर आप बीच भाग में ऐसे डिवाइड करें तो जो ऊपर यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है तो ये आपका उत्तरी भाग है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो जब जून महीना होता है तो जून महीने में जो सूर्य की किरणें होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं। इस वजह से वहाँ पर जो धूप होती है वह तेज होती है, वहाँ पर तेज धूप पड़ती है और वहाँ की जो धरती होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन सागर इसकी अपेक्षा ठंडा रह जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो पृथ्वी जो होती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, वह पृथ्वी की अपेक्षा ठंडे होते हैं। इससे समुद्र के ऊपर का जो वातावरण है वह बदलने लगता है। जहां हवा गर्म होती है वहां कम प्रेशर होता है, यानी कि जहां पर हवाएं गर्म होती हैं तो वहां पर जो प्रेशर होता है वह कम होता है, और जहां पर हवा ठंडी होती है वहां पर प्रेशर ज़्यादा होता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हवा बहती है, यानी कि हवा क्या करती है, अगर गर्म हवा है तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कम होगा, लो प्रेशर होगा, और जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। बस इसे ठंडी और गर्मी प्रेशर के कारण ही जो हवाएं होती हैं वह फ्लो करती हैं, बहती हैं। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये हवाएं भी चल रही हैं साथ में, मानसूनी हवाएं इसी को कहते हैं कि वो पानी भी लेकर के आती हैं, बारिश भी लेकर के आती हैं और वो तेज़ हवाएं भी चलती हैं। आगे अगर हम पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इसी वजह से जो हवा ज़्यादा प्रेशर वाले समुद्र से कम प्रेशर वाली धरती की ओर बहती है, यानी कि जो जहाँ पर ठंडी हवाएं हैं, यानी कि जहाँ पर हवा होती है वो ठंडी होती है तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वह ज़्यादा बनता है, और जहाँ पर हवाएं गर्म होती हैं वहाँ पर कम प्रेशर बनता है। तो जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रेशर वाले समुद्र से कम प्रेशर वाली धरती की ओर बहती हैं, और जो समुद्र होते हैं वो होते हैं ठंडे, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनता है, और जो धरती होती है वह होती है, क्या होती है, गर्म। तो जब गर्म होती है तो वहाँ पर कम प्रेशर बनता है। तो समुद्र से यानी कि ज़्यादा प्रेशर से जो हवाएं होती हैं वह कम प्रेशर की ओर यानी कि धरती या फिर स्थल की ओर चलती हैं। गर्मी में समुद्र का जो पानी होता है वह भाप बनकर वायुमंडल में जमा होता है, फिर हाई प्रेशर वाली हवा इसे अपने साथ लेकर धरती की ओर ले जाती है, जहां नमी भरी हवा के साथ ये लंबे पेड़ों या पहाड़ों से टकराने से बारिश होती है। यानी कि होता क्या है, जब होता ये है कि जब समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो वो भाप बन करके वायुमंडल में चला जाता है, फिर जब हाई प्रेशर वाली जो हवाएं होती हैं यानी कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसे अपने साथ लेकर के धरती की ओर चली आती हैं, और नम भरी जो हवाएं होती हैं, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती हैं ये नम भरी हवाएं होती हैं, और नम भरी जो हवाएं हैं ये लंबे पेड़ों या पहाड़ों से टकराने के बाद वहीं पर ये बारिश करना शुरू कर देती हैं। आगे अगर हम बात करें कि अब बात करेंगे अगले फैक्ट की कि जो बिजली होती है यह क्यों चमकती है, बिजली क्यों गिरती है, इसके चमकने का रीजन क्या होता है। चलिए हम बात करें कि बिजली क्यों गिरती है। आप लोग देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि वहाँ पर बिजली गिर गई, उस स्थान पर बिजली गिरी, वहाँ पर मौसम खराब था, वहाँ पर बिजली गिर गई। तो जो बिजली होती है यह क्यों गिरती है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं बादल को, यानी कि बादल क्या होते हैं, बादल कैसे बनते हैं और बादल किन्हें कहते हैं। तो गर्मी के मौसम में जो तपती धरती होती है यानी कि जो गर्म धरती होती है वह अपनी सतह से लगी हुई हवा को भी गर्म कर देती है, यानी कि जब पृथ्वी गर्म होगी तो उसकी सतह यानी कि नीचे की तरफ की जो हवाएं होती हैं वह भी कैसी होती हैं, वह भी गर्म हो जाती हैं, और यह गर्म हवाएं अपने साथ समुद्र, तालाब, झील जैसे वाटर बॉडीज की नमी के साथ वायुमंडल में ऊपर उठती हैं। क्यों, क्योंकि जो नमी वाली हवाएं होती हैं वह जब चलती हैं तो वो गर्म हवाओं को साथ में ले जा करके ये वायुमंडल में ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अब क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल ठंडा होता है और जब ऊंचाई पर जाती हैं तो वहाँ पर वायुमंडल ठंडा होता है, इसलिए हवा में मौजूद जो नमी होती है यानी कि जो भाप होती है वह ठंडा होकर बादल में बदल जाती है। यानी कि जो नम हवाएं और जो गर्म हवाएं एक साथ जब ये वायुमंडल की ओर जाती हैं तो वायुमंडल में
जब वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वहाँ का जो तापमान होता है वो ठंडा होता है वायुमंडल का, इसीलिए इस हवा में जो मौजूद नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, कि जो ये जो भाप होती है ये ठंडा होकर के बादल में बदल जाती है। और जैसे जैसे ये नर्म वाली जो गर्म हवाएं होती हैं ये ऊपर जाती रहती हैं, ये बादल और बड़े होते जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे ये नमी वाली हवाएं ऊपर उठती जाएंगी तो ये जो बादल होते हैं ये और ज़्यादा बड़े होते जाएंगे और ज़्यादा बनते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बादल का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, फिर ऐसे में अगर बादलों का तापमान 0 से नीचे चला जाता है, मतलब जब ऐसे ही बादल जब ऊपर उठते चले जाते हैं और उनका जो टेम्परेचर होता है, उनका जो तापमान होता है वो 0 से नीचे चला जाता है, तो उसमें मौजूद जो नमी होती है वो बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में बदलकर तेजी से आपस में टकराने लगते हैं। यानी कभी कभी बर्फ गिरने लगती है ना, वो ओले जिनको पड़ना कहते हैं। तो इसी प्रकार जब वो उनका जो तापमान होता है बादलों का, जब वो 0 से नीचे चला जाता है, यानी कि जब माइनस में तापमान चला जाता है, तो उसमें मौजूद जो नमी होती है वह बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदलकर तेजी से आपस में टकराने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो चीज़ों के आपस में टकराने या रगड़ने से उनमें आवेश पैदा हो जाता है, यानी कि धनायन और ऋणायन, जो कि बिजली उत्पन्न करने का एक रीजन होता है, यानी कारण होता है बिजली उत्पन्न करने का। तो इसीलिए उनमें जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब ये छोटे छोटे जो कण होते हैं बर्फ की, ये भी जब आपस में टकराते हैं तो इनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। आशा कर रहा हूं कि आपको ये जो जानकारी है बहुत ही अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी कि कैसे बादल बने। फिर वो बादलों का जो तापमान है वो जब नीचे गया, माइनस में गया, 0 में गया, तो वो बर्फ़ में बदल गए, बर्फ़ में कन्वर्ट हो गए। तो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, ये सब सही लग रहा है, अच्छा से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ये जानकारी अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। फिर आगे बात करें, बादलों में भी यही होता है। उनमें मौजूद जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं ये भारी संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव आवेश से भर जाते हैं। यानी कि जो आवेश होते हैं हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसी प्रकार से जो बादलों में जो मौजूद जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, इनके जो कण होते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव आवेश में बदल जाते हैं। इससे बादलों का इलेक्ट्रिकल चार्ज होना कहते हैं, और इसे बादलों का क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होना कहते हैं। फिर जो पॉजिटिव चार्ज से भरे ये कण होते हैं ये बादलों में ऊपर की तरफ निगेटिवली चार्ज करके नीचे की तरफ जमा होने लगते हैं या जमा होते हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत हो जाती है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो कण होते हैं ये बादलों में ऊपर की तरफ, निगेटिव चार्ज वाले जो कण होते हैं उनके नीचे की तरफ ये जमा हो जाते हैं। यानी कि ऊपर निगेटिव चार्ज और उनके नीचे पॉजिटिव चार्ज वाले ये जो कण होते हैं ये जमा हो जाते हैं, और इनकी जो संख्या होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है या ज़्यादा हो जाती है। आगे हम बात करें, उधर मतलब कि हमको यह भी जानकारी है कि जो पृथ्वी होती है ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती है, यानी कि ये धनायन वाली होती है, और पृथ्वी की जो प्रकृति है वह स्वतः दो तरीके के आवेशों को आपस में बैलेंस करना चाहती है। यानी कि जो दो आवेश धनायन और ऋणायन होते हैं इनके आवेशों को आपस में वो बैलेंस करना चाहती है, इसीलिए विपरीत आवेश एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि बादलों का जो निगेटिव चार्ज है वो धरती के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं वहाँ पर धनायन और ऋणायन दो बन रहे हैं। तो जो ऋणायन है यानी कि जो निगेटिव है और जो पृथ्वी होती है जो पॉजिटिव होती है, तो ये दोनों आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ जब आकर्षित होने लगती हैं तो वो बादल और जो कि ऋणायन है और जो कि पृथ्वी जो कि यह धनायन है ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन हवा मूल रूप से बिजली के लिए नॉन कंडक्टर यानी कि कुचालक होती है, लेकिन जो बीच में वायु होती है ये क्या होती है, ये कुचालक का कार्य करती है। इसीलिए बादलों की जो बिजली आसानी से धरती तक नहीं आती। यानी कि जो हवाएं होती हैं ये नॉन कंडक्टर का काम करती हैं, कुचालक का काम करती हैं। इसीलिए ज़्यादा जो बिजली होती है जो वो गिरती है पृथ्वी की तरफ वो इतनी संख्या में नहीं गिरती है, कम संख्या में गिरती हैं, क्योंकि जो हवाएं होती हैं ये कुचालक का कार्य करती हैं। आगे अगर हम बात करें, ऐसे जब बादलों का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता
तब बादलों में ही ऊपर का पॉजिटिव चार्ज नीचे के निगेटिव चार्ज को बैलेंस करता रहता है। इन दोनों चार्जों के टकराने से पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यह बिजली चमकने के तौर पर दिखता है। यानी कि जो बादलों में जो दो ऋणायन, एक धनायन बना और एक ऋणायन बना, जो दो आवेश बनी, यही एक दूसरे को चार्ज, जो निगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और इन दोनों चार्जों के एक दूसरे के बैलेंस करने से टकराते हैं और टकराने के बाद जो पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वही हमको बिजली चमकने के तौर पे दिखाई पड़ता है। अगर सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो जो बादल होते हैं जब वो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका जो तापमान होता है बादलों का वह 0 से भी नीचे चला जाता है और वो बर्फ के कणों के रूप में बन जाते हैं, जम जाते हैं। और जो ये बर्फ के कण जब बनते हैं तो एक ये धनायन होते हैं, दूसरे ऋणायन होते हैं और धनायन और ऋणायन जब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है और यही हमको बिजली के रूप में दिखाई पड़ता है। अब बात करें, हालांकि जब बादलों की निचली सतह पर जो मौजूद निगेटिव चार्ज होता है काफ़ी बढ़ जाता है तो लाखों करोड़ों वोल्ट वाले ताकतवर निगेटिव चार्ज करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ धरती पर आ जाते हैं। मतलब इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी रफ्तार होती है और इसी रफ्तार के साथ ये धरती पर आ जाते हैं। धरती के अलावा, यानी कि धरती तो पॉजिटिव होती ही है, इसके साथ साथ पेड़, किसी भी धातु का टावर या कोई इंसान भी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो सकता है। जब दोनों चार्ज टकराते हैं तो भयंकर करंट पैदा होता है और तेज चमक होती है, इसे ही बिजली गिरना कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया बिजली गिरना क्या होता है कि जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज टकराते हैं तो एक भयंकर करंट पैदा होता है और एक तेज चमक होती है और यही पृथ्वी की तरफ आकर के गिरती है, इसे ही बिजली गिरना कहते हैं। तो आशा करता हूं अब समझ में आ गया होगा कि बिजली क्यों गिरती है और बिजली गिरना कैसे होता है। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो हमारा अगला फैक्ट है, बिजली चमकने के बाद बादल गरजने की आवाज़ क्यों सुनाई देती है। तो होता क्या है कि बिजली इतनी गर्म होती है कि वह अपने आसपास की हवा को बहुत कम समय में सूरज की सतह से भी कई गुना गर्म कर देती है। यानी कि जो बिजली होती है, यानी कि जो बिजली इतनी गर्म होती है और अपने आसपास की हवा को बहुत कम समय में सूरज की सतह से भी कई गुना गर्म कर सकती है। जैसा कि जो गर्म हवा होती है वह विरल होती है, यानी कि इसके कण दूर दूर होते हैं, और जो ठंडी हवा होती है या सघन होती है और इसके कण एक दूसरे के पास पास होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो कणों के दूर दूर होने के कारण ही बिजली के कड़कने के साथ उसके आसपास की जो गर्म हवा होती है वह तेज़ी से फैलती है और उसके कण बहुत तेज़ी से कंपन करते हैं। इस कंपन के कारण ही बादलों में बिजली चमकने के कुछ क्षणों बाद हमें तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि जो ध्वनि से ज़्यादा स्पीड लाइट की होती है, इसीलिए हमें बादलों से पहले बिजली की चमक और बाद में उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि बिजली चमकने के बाद हमको गरजने की आवाज़ क्यों सुनाई देती है, तो जो ध्वनि होती है इससे ज़्यादा लाइट यानी कि प्रकाश की जो रफ्तार होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है, यह ध्वनि से ज़्यादा होती है। इसलिए बादलों से पहले यानी कि बादलों की बिजली की चमक और बाद में उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। यानी कि बादलों के जो गरजने की आवाज़ होती है उससे पहले हमको चमकने की जो चमक होती है वो हमको पहले दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए चमक हमको पहले दिखती है और उसके बाद हमको उसके गरजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगले पॉइंट की हम बात करें, कुछ खास इलाकों में ज़्यादा बिजली क्यों गिरती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक खास क्षेत्र होता है वहाँ पर बिजली ज़्यादा गिरती है, तो इसका ऐसा क्यों होता है। तो किसी भी खास जगह के वायुमंडल में हवा और बादल की वजह से अस्थिरता होती है और इन इलाकों में ज़्यादा बिजली गिरने का डर बना रहता है। मतलब कोई ऐसे खास जगह है जहाँ पर वायुमंडल में हवा और बादल की वजह से एक अस्थिरता बनी रहती है, यानी कि वहाँ का जो बैलेंस होता है वो पूरी तरह बिगड़ा हुआ होता है, तो इन इलाकों में ज़्यादा बिजली गिरने का डर बना रहता है। इसी दो वजहों से, इसकी दो जो वजहें हैं कौन कौन सी हैं। पहली, कितनी ऊंचाई पर बादल बन रहा है, एक ये सिचुएशन मायने रखती है अधिक इलाकों में ज़्यादा बिजली गिरने का।
कि कितनी ऊंचाई पर बादल बन रहा है, दूसरा मल्टी लेयर क्लाउड बनने की वजह से, यानी कि जो बादल होते हैं मल्टी लेयर मतलब एक परत के ऊपर एक परत अगर बादल बनते चले जा रहे हैं तो इनमें भी वहां पर ज़्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है। इनमें से एक के ऊपर एक बादल के जो लेयर बने होते हैं, बादलों की इन लेयर के आपस में टकराने से इस क्षेत्र पर ज़्यादा बिजली गिरने की आशंका होती है। क्योंकि होता क्या है, एक धनायन होता है एक ऋणायन, और धनायन जो होता है वो ऋणायन के नीचे होता है। तो धनायन ऋणायन के जो बादल होते हैं अगर उनकी एक लेयर बनती चली जाएगी तो इनके आपस में टकराने से उस क्षेत्र में ज़्यादा बिजली गिरने की आशंका हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा कि किसी खास इलाके में ज़्यादा बिजली क्यों गिरती है। अब अगले पॉइंट की हम बात करें, अगले फैक्ट की बात करें तो बादल क्या होते हैं और क्या बादल वाकई फटते हैं, यानी कि बादल होते क्या हैं। और जो बादल फटने की बात हमको सुनने को मिलती है कि वहाँ पर बादल फट गया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर बादल फट गया, तो वो कैसे होता है। तो बादल जो होते हैं वो आकाश में तैरते हुए दिखाई देने वाले, सबसे पहले हम बादल की बात कर रहे हैं, तो जो बादल होते हैं वो आकाश में तैरते हुए दिखाई देने वाले पानी के कण या बर्फ होते हैं, या भाप या वाष्प बनकर पानी के काफ़ी छोटे छोटे कण वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचकर ठंडी हवाओं के साथ मिलते हैं और ये बादल कहलाते हैं। यानी कि होता क्या है कि जो भाप या वाष्प होती है यह जब उड़ करके आगे, अगर हम बादल फटने के रीजन की बात करें तो जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आमतौर पर इसे बादल फटना कहते हैं। मतलब एक छोटा सा इलाका हो और बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा बारिश वहाँ पर हो जाए कि उसकी कोई सीमा ही ना हो। तो असीमित अगर बारिश हो जाती है किसी भी एक छोटी सी जगह पर बहुत कम समय में, ये भी ध्यान रखना कि किसी भी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो बारिश होना, यही बादल फटना कहलाता है। यह कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ना ही बादल फटने जैसा कुछ होता है। एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो लोग इसे बादल फटना कहने लगे, जैसा कि एक चींटी के ऊपर पानी का भरा गुब्बारा छोड़ दिया जाए। मतलब एक छोटी सी चींटी है और उसके ऊपर पानी से भरा गुब्बारा छोड़ दिया जाए तो होता क्या है, उसके ऊपर पानी अत्यधिक मात्रा में चले जाएगा। तो ऐसे ही बादल फटना होता है कि किसी एक छोटी सी चींटी जैसी जगह पर गुब्बारे जितना अगर पानी वहां पर गिर जाए, मतलब इतनी अधिक संख्या में वहां पर पानी बारिश हो जाए, तो यही बादल फटना होता है। यह बादल फटना कोई एक टर्म नहीं है, बल्कि जो लोग हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में एक जगह पर पानी बरस जाता है, गिर जाता है एक जगह पर पानी, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बादल फट गया और पूरा का पूरा पानी यहाँ पर गिर गया, इसीलिए इसको बादल फटना कहने लगे। बाकी कोई इसका साइंटिफिक टर्म नहीं है ऐसा। और इसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जो बादल फटना होता है इसको अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में, यानी कि अगर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में, यानी कि 1 घंटे या उससे कम समय में अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहा जाएगा। मतलब अगर 20 से 30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एक कोई इलाका है, वहाँ पर 1 घंटे या उससे कम समय में अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है या इसे बादल फटना कहा जाएगा। तो यह थी आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि बादल क्या है, बिजली क्यों गिरती है, बादल फटना क्या होता है और एक ही इलाके में अत्यधिक बिजली जो गिरती है वो क्यों गिरती है। इन सभी बारे में हमने जाना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी था, क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है और ये सारी घटनाएं आए दिन आपको देखने और सुनने को मिलती भी होंगी, तो इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो इसीलिए इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है और इस जो वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दी गई है वो जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।